हेलो बच्चों। वेलकम टू अरमान करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आप सबों का एसएसटी टीचर अभिलाष आप सबों का स्वागत करता हूँ। चलो फिर विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूनियन लेजिस्लेचर, आईसीएसई क्लास 10 यूनियन लेजिस्लेचर। चलो लास्ट क्लास के कुछ रिवीजन कर लेते हैं बेटा, क्या क्या पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में। हमने यूनियन लेजिस्लेचर का टॉपिक देखा था। लेट अस रिवाइज। यूनियन लेजिस्लेचर हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक देखा था बेटा, व्हाट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का बेटा आर्टिकल याद कर लो, आर्टिकल नंबर 79। ये गोल सर्कल याद करो बेटा। एक होता है बाबू आपका प्रेसिडेंट सबसे पहले, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा। अगर प्रेसिडेंट की आर्टिकल की बात की जाए, आर्टिकल नंबर 52, इनकी आर्टिकल नंबर लोकसभा की 81, राज्यसभा की 80 और पार्लियामेंट एज अ होल का आर्टिकल नंबर 79। फाइन, ये सारे आर्टिकल्स याद कर लो। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं बेटा? सबसे पहले प्रेसिडेंट, सेकंड इज राज्यसभा एंड थर्ड इज लोकसभा। राज्यसभा को बेटा दूसरे नाम से भी बताया जाता है, लाइक काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है एंड राज्यसभा का दूसरा नाम अपर हाउस भी है। इनकी टोटल सिटिंग स्ट्रेंथ है 250। और लोकसभा जो कि आर्टिकल नंबर आपका 81 में आता है बेटा, राज्यसभा आर्टिकल नंबर 80 में आता है। आपका लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना बताया था बेटा? 552। ये अंटिल 2019 2019 तक। क्यों सर 2019 तक? क्योंकि 2019 में एक अमेंडमेंट आया था, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इस एक्ट के तहत दो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। इनकी नॉमिनेशन अब खत्म कर दी गई है, तो टोटल 552 में दो सीट चले गए, तो टोटल अब बचता है बेटा लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ 550 सीट्स, जिसमें कि आपका 530 आता है स्टेट से और आपका 20 आता है यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से। फाइन, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये आप लोग नोट डाउन कर लो, आप लोग पेन पेपर लेकर के बैठो बेटा, ये सब लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। हम लोगों ने फेडरल स्ट्रक्चर देखा था। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सबसे पहला पॉइंट है बेटा, ये कैनेडियन मॉडल से ली गई है। फिर टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट होती है। वन एट द सेंटर एंड सेकंड एट द स्टेट लेवल। लेकिन हमारे इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में बेटा थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी है, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। ये गवर्नमेंट बेटा आपकी 73rd
एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी। मतलब कि संविधान में कुछ संशोधन किया गया था जिसके कारण कि आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम लोग लोकल भाषा में पंचायत या म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, पंचायत एट द विलेज लेवल एंड म्युनिसिपैलिटी एट द सिटी लेवल। फाइन। हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट देख लिया था। क्या है डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन। लेजिस्लेटिव ऑर्गन है मतलब कानून बनाने वाली बॉडी है। हमने देखा था ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा था। फर्स्ट ऑर्गन वाज लेजिस्लेचर, second was executive, and third was judiciary। लेजिस्लेचर में वो लोग हैं जो लॉ मेकिंग बॉडी है, जो कानून बनाते हैं हमारे समाज के लिए, हम लोगों के लिए। फाइन, दे आर द लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? दे इम्प्लीमेंट द लॉ। और जुडिशरी का क्या काम होता है? आपका जो लॉ बना हुआ है उसके इम्प्लीकेशन में या उसके वर्किंग्स में अगर कुछ भी वायलेशन आता है, या सोसाइटी के कुछ ऐसे लोग जो कि इस बनाए हुए लॉ को वायलेट करते हैं अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट एनी पब्लिक ऑफेंस, तो आपकी जो भी केसेस होती है वो जुडिशियल सिस्टम, मतलब यहाँ पे जजेस की बात होती है। तो these are the three organs of government and they all are an independent body। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब बेटा तीनों ऑर्गन अपने में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कोई किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता है या किसी पे किसी का दबाव नहीं चलता, ये ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमस बॉडीज है। फाइन। उसके बाद हमने क्या देखा था? इट इज एन रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इसलिए बेटा क्योंकि पार्लियामेंट हाउस में जो एमपीज बैठते हैं, जिसको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ये लोग इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं या सेकंड नंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली इलेक्शन होता है आपका लोकसभा का बेटा, और इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है राज्यसभा का। वी विल लुक इनटू द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ बोथ द थिंग्स। फाइन। इसीलिए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इसलिए बोली जाती है क्योंकि लोगों द्वारा चुने हुए लोग वहां पर जाकर के सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सिटीजन्स के प्रॉब्लम्स और उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। फाइन। इट कंट्रोल्स द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द नेशनल बजट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मिनिस्टर्स का एक ग्रुप, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 74 बोलता है बेटा कि देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम। प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। फाइन। और इनका क्या काम, जो भी काम होता है वो वर्किंग्स अपने अकॉर्डिंग करते हैं विद द परमिशन ऑफ द रियल हेड ऑफ आवर कंट्री, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। ओके। अब है नेशनल बजट। मैंने लास्ट क्लास में बताया था बजट का जिक्र किस आर्टिकल में किया गया है। बजट का जिक्र आपको आर्टिकल नंबर 112 में किया गया है, और बजट जैसा कोई शब्द नहीं लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। फाइन। इतना तक हम लोगों ने देखा था लास्ट के क्लास में। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वी विल लुक इनटू द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। वी विल रीड अबाउट लोकसभा। लोकसभा मतलब आर्टिकल नंबर 81 के बारे में हम लोग विस्तार में पढ़ेंगे।
हमने कंपोजिशन देख लिया था लास्ट क्लास में, 530 मेंबर्स हैं, 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज और 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, मतलब जिसके एक पेरेंट आपके यूरोपियन साइड से होंगे, ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली, और दूसरे इंडियन साइड से, दे आर नोन एज एंग्लो इंडियन। इनका रिप्रेजेंटेशन अंटिल 2019 होता था, बट आफ्टर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 ये 2 मेंबर का नॉमिनेशन अब प्रेसिडेंट साहब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल अब नल एंड वॉइड हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा था इस वाले पैरा में कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन के आधार पर हमारी सीट्स डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश जो कि मोस्ट पॉपुलर स्टेट है इंडिया में, उनकी सीट्स 80 है इन लोकसभा, 80 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट से, जो कि उत्तर प्रदेश है। लेकिन वहीं उसके उलट देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, कुछ एक 7 सिस्टर्स में भी आते हैं, लाइक मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इनके पास एक एक सीट है। ऑब्वियस सी बात है, इधर पॉपुलेशन कम है तो रिप्रेजेंटेशन भी कम आती है। फाइन। अब है डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी। कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने बताया था क्या होता है बेटा। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है जो इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिवाइड करती है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, ठीक है। और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होकर के आते हैं। फाइट करते हैं बहुत सारे, बट जो मेजॉरिटी के साथ विन करके जाता है दैट बिकम्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों बनाई जाती है ये आपके लास्ट लाइन में लिखा बेटा। अ कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज वेल मार्क्ड बाउंड्रीज फॉर द स्मूथ होल्डिंग ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का गठन किया जाता है ताकि प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विद ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सो वी हैव टू टेक दिस थिंग्स इनटू अकाउंट एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अब आती है बात बेटा रिजर्वेशंस की। रिजर्वेशंस एक कॉन्सेप्ट है बाबू, जो कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दी जाती है फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, उनके अच्छे के लिए, उनके भलाई के लिए दी जाती है ये रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। और ये लगभग आप अगर पॉलिटी लास्ट क्लास में पढ़े हो तो आपको पता होगा, एक एक्ट आया था 1909 का। ये एक्ट था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यही वो एक्ट है दैट गेव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। इस एक्ट के तहत क्या बताया गया था बच्चों, सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट दिया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। मान के चलो बेटा, ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। इसमें एक्स कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वाई कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जेड कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ए कम्युनिटी के लोग रहते हैं और बी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मतलब मिक्स्ड पॉपुलेशन है। बट ऐसा देखा जा रहा है कि फॉर उस टाइम की बात कर रहे हैं जब वी वेयर अंडर ब्रिटिश रूल्स, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जस्ट इन ऑर्डर टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ वी इंडियंस और अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सपोर्ट कर दिया था। मान के चलो उस टाइम पे मुस्लिम्स को सपोर्ट किया गया था, ठीक है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के अकॉर्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी मुस्लिम्स हैं उनमें से ही कोई लीडर खड़ा होगा, मतलब मुस्लिम लीडर होंगे जो इलेक्शन कैंपेन करेंगे। और कैच ये बात है बेटा कि सेपरेट इलेक्टोरेट में जो लीडर खड़ा होगा उसी कम्युनिटी के लोग, पॉपुलेशन भी वोट करेगी। मतलब
मुस्लिम लीडर्स खड़े होंगे और मुस्लिम पॉपुलेशन वोट करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है मुस्लिम लीडर ही इलेक्ट होकर के रिप्रेजेंट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट था आपका सेपरेट इलेक्टोरेट का। इसी का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है आपका रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कि आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक भी है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसमें क्या है बेटा, जितने भी एक्स वाई जेड ए बी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं साथ में, एक्चुअली आफ्टर इंडिपेंडेंस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये फील होता है कि चलो किसी पर्टिकुलर, मान के चल लो वाई जेड कम्युनिटी के लोग बहुत कम है और इनका अपलिफ्टमेंट एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं हो पाई है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी बच्चों कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसको जेड कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर देगी। फाइन। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ जेड कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे, लेकिन अनलाइक सेपरेट इलेक्टोरेट, हमने देखा यहां पे भी एक कम्युनिटी के लीडर खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट में था कि सेम कम्युनिटी के आपके वोट भी करेंगे, लेकिन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या है, ऑल पीपल विल वोट above the age of 18। तो यही डिफरेंस है बच्चों, यहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे लोग वोट कर सकते हैं, खड़े सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होंगे। लेकिन आपका जो 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, इसके अकॉर्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे और उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग वोट भी करेंगे। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। ध्यान में रखना बेटा, ये सेपरेट इलेक्टोरेट है और ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फाइन। चलो अब देखते हैं टेक्स्ट में आपका क्या बोल रहा है। रिजर्वेशन ऑफ सीट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड प्रोविजंस फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन, मतलब जो सोसाइटी में दबे कुचले तबके लोग थे उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। किसने सपोर्ट सिस्टम खड़ा करा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। हमारे ऑनरेबल कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो उस टाइम थे, उनको लगा था कि समाज इंडिया एज अ होल तभी डेवलप कर पाएगा जब इंडिया के सोसाइटी के हर सेक्शंस इक्वली पार्ट करेंगे, मतलब कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का डेवलपमेंट होने से काम नहीं बनती है, इसीलिए हमें रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लिया था। तो और एजुकेशनली बैकवर्ड लोग जो कम पढ़े लिखे हैं उनको रिजर्वेशन दिया होगा। आपने देखा भी होगा कि एक, अगर आप लोग थोड़ा बहुत न्यूज देखते हैं तो एक कमीशन थी, बीपी मंडल कमीशन, इन्होंने ही एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की बात करी थी। आगे टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे चीजें चलती है। आप ये याद रखना, बीपी मंडल कमीशन इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन फॉर दीज 3 सेक्शन ऑफ सोसाइटी। As such, many seats have been reserved for scheduled caste SC। 84 सीट्स है हमारे एससी भाई बहन के लिए, और शेड्यूल ट्राइब, जो शेड्यूल ट्राइब मतलब जो ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं, कबीलों से बिलोंग करते हैं, उन भाई बहन के लिए हमारे पास लोकसभा में, मतलब कि सेंटर लोकसभा आर्टिकल नंबर 81 ये आपका रिजर्व है। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू नॉमिनेट 2 members of Anglo-Indian community to लोकसभा। ये पैराग्राफ अब के नोट में कोई फायदा नहीं रखता है, बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से ये चीज खत्म कर दी गई थी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंटेशन मिलता था 2 सीटों का। If he finds the community has inadequate representation in the house। अब देखते हैं कि लोकसभा का बच्चों इलेक्शन कैसे की जाती है। तो है, मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड। देखो बेटा यहाँ लिखा हुआ है ना, डायरेक्टली इलेक्टेड
by the people, the principle of universal adult franchise. Universal adult franchise का ये मतलब है बच्चों कि एक पर्टिकुलर एज के बाद कोई भी लोग वोट कर सकते हैं, लाइक इंडिया की बात करूं तो 18 प्लस ईयर्स जिन किसी का भी हो गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, जेंडर, रिलीजन, creed and economic status, वोट कर सकते हैं. दे हैव राइट टू वोट. फाइन. यही बता रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं. मतलब आपकी अगर 18 साल उम्र हो गई है तो आप एलिजिबल हो गए हो अपने रिप्रेजेंटेटिव लीडर्स चुनने के लिए. जब जब भी इलेक्शन होगा तब आप लीडर्स चुन सकते हो. आपकी एज बस 18 साल से ऊपर होनी चाहिए. इसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप किस कास्ट से हो, आप मेल हो या फीमेल हो, या आप किस धर्म से बिलोंग करते हो, या आपके पास कितना पैसा है. ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं देखा जाता है. All citizens of age of 18 and above have the right to vote if not otherwise disqualified under law. कुछ एक लिमिटेशंस है, लाइक अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए. अनसाउंड माइंड मतलब थोड़ा मेंटल स्टेटस ठीक होना चाहिए. अगर मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है तो इट इज अ प्रॉब्लम इफ यू वोट. This principle of universal adult franchise has established a true democracy or government of the people, by the people, and for the people. The famous proverb said by Abraham Lincoln: democracy is a setup, yeah, a form of government for the people, of the people, and by the people. ये जो कॉन्सेप्ट दिया था अब्राहम लिंकन ने, ये बहुत खरा उतरता है जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात होती है. क्योंकि देखो बेटा, हर लोग वोट कर रहे हैं 18 साल के ऊपर से, और यही वो एज है और यही वो कारण है जिसके कारण कि आप क्लास 9 और क्लास 10th में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं. क्योंकि आप यू आर नियरिंग टू योर 18 ईयर्स ऑफ एज. तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार कैसे बनती है, सरकार क्या काम करती है, और यही कारण है कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है. फाइन. Since government affects all, it must be responsible for all. This is possible if the right to vote is given to all. सिर्फ बोल देने से तो नहीं होता, नहीं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल. वर्किंग भी कुछ होना चाहिए, एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए लॉज का. तो जो ये हमारे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब जो भी है लोगों का है, ये वर्किंग प्रॉपर एग्जीक्यूशन इसका कब देखा जाता है? जब हर लोग डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो. और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने का बच्चों ये मतलब नहीं है कि सारे के सारे लोग जाकर के लोकसभा में बैठ जाए. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी रनिंग गवर्नमेंट और फॉर एनी कंट्री रनिंग गवर्नमेंट. तो वाया वोट, वोट देने के माध्यम से हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां चुन के भेजते हैं, और फिर वो लोग वहां जाकर के हमारे लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बच्चों नियम और कानून बनाते हैं. फाइन. देखो ये पैरामीटर्स है ना आपका, कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर एंड इकोनॉमिक स्टेटस. हियर लाइज द मेरिट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. और यही मेरिट भी है आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का. अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में लैंग्वेज में ये बता रहा है बेटा, नॉट ओनली दिस, द इलेक्शंस टू द लोकसभा आर हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट. ये पुरानी बातें हैं, जब एक बैलेट पेपर हुआ करता था, इसमें वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के साइंस रहते थे और एक मोहर रहता था ऐसे करके, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ठीक है, और फिर ये से स्टाम्प मारा जाता था. मान के चलो आपको इस पार्टी को वोट देना है, तो स्टाम्प मार के रख दिए और फिर इसको फोल्ड करके एक बॉक्स में डाल दिया जाता था. तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम इलेक्शन वोटिंग के दौरान बहुत सारे माल प्रैक्टिसेस होते थे. इस चीज को बचाने के लिए अब आ गया है ईवीएम सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम. अब एक ये सेट ऑफ मशीन्स हैं, में भी सेम चीजें हैं, वेरियस चीजें जो भी आपके वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन में लड़ रही है इलेक्शन में, इनके साइंस रहते हैं. आप बस
यहाँ पे दबाओ, वो वोट उस पर्टिकुलर पार्टी को, आपका वोट, आपका वैल्यूएबल वोट चला जाता है और वो लॉक हो जाता है कुछ देर के लिए। तो माल प्रैक्टिसेस इसमें नहीं पॉसिबल है। अब है व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस। अगर आप एज अ एमपी अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या क्या क्राइटेरिया बनी रहती है। तो इन ऑर्डर टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है लोकसभा का, अ पर्सन मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहला होना है आपको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, यू शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। फाइन, ये सबसे पहला क्वालिफिकेशन है। सेकेंड, आपकी उम्र 25 साल से ऊपर होनी चाहिए, मगर 25 साल होनी चाहिए। 25 साल के नीचे यू आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपका उम्र 25 से ऊपर होना चाहिए। थर्ड इज अ प्रोक्लेम, ही शुड नॉट बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब कोई केसेस नहीं चलने चाहिए आपके ऊपर। ऑफेंडर मतलब आप कन्विक्ट ना हो किसी चीज में, किसी भी केस को लेकर के। फाइन। फोर्थ इज he should have his name in the electoral roll of any part of the country। अब ये देखो any part of the country लिख रहा है, मतलब सर कहीं से भी खड़े हो सकते हैं। हाँ बच्चों, कहीं से भी आप खड़े हो सकते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश से हो तो आप केरल से भी जाकर के अपनी सीट के लिए लड़ सकते हो। ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में दी गई है। और क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा के मेंबर्स के लिए भी यहाँ पे 4th पॉइंट में लिखा गया है, he should have his name in the electoral roll in any part of the country, मतलब कंट्री की किसी भी पार्ट में हो सकता है। सर ऐसा पॉसिबल हुआ है क्या आज तक? हाँ बेटा, ऐसा पॉसिबल हुआ है। आपके 2019 के इलेक्शंस में जो जनरल इलेक्शन हुई थी, जनरल इलेक्शन ऑफ 2009 में आपको एक लीडर का नाम पता होगा, राहुल गांधी। he was the member of parliament from वायनाड, केरला। केरला से ये खड़े हुए थे, केरला से एमपी थे। बट डू यू थिंक राहुल गांधी बिलोंग्स टू केरला स्टेट? नो, ही बिलोंग्स टू सम नॉर्थ इंडियन स्टेट। और ये वायनाड से जाकर के अपने इलेक्शंस लड़े थे और वहां से जीते भी थे। तो यस, इट इज पॉसिबल, बस आपका नाम होना चाहिए इलेक्टोरल रोल में। एक पर्चा आता है, उसमें नाम भरा हुआ आपका होना चाहिए, उसके बाद आप देश के किसी कोने से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। He or she should possess such other qualification as may be specified by पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। पार्लियामेंट कुछ एक नियम्स भी बदलती है, वो अकॉर्डिंगली देखना होगा जब आप कैंपेन या इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। He should not hold any office of profit under state or central government। और जब आप इलेक्शन कैंपेन के लिए लड़ रहे हैं, इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, उस टाइम आपके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि आप कोई सरकारी संस्थान में काम करते हुए नहीं होने चाहिए। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपके पर्टिकुलर स्टेट से आपको सैलरी नहीं मिल रही होनी चाहिए उस टाइम जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हो। वही बताया है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अभी है नेक्स्ट, ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब ल्यूनेटिक माइंड, मतलब आपका मेंटल स्टेटस अच्छा होना चाहिए। यू शुड हैव गुड मेंटल स्टेटस। ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट, मतलब आप कंगाल नहीं होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर पैसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं, नॉमिनल पैसा होना चाहिए। अब है, जैसे हमने देखा इलेक्शन लड़ने के लिए, एमपी के इलेक्शन में फाइट करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है। तो अब हम देखेंगे कि डिसक्वालीफाई मतलब एमपी को हटा भी दिया जा सकता है कि सर 5 साल के पहले? बिल्कुल हटा दिया जा सकता है। सर वो कौन कौन से ग्राउंड्स है? तो आपके ग्राउंड्स आपके बुक में मेंशन्ड है। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप। मेंबरशिप किन के मेंबरशिप की बात कर रहे हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा। लोकसभा कौन से आर्टिकल में आता है बच्चों? आर्टिकल नंबर 81। 5, a member
एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कोई भी हाउस के बारे में बात कर रहा है, इज डिस्क्वालिफाइड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। ये फॉलोइंग ग्राउंड्स है जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है। आपको ये बेटा सेपरेट से याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपका क्वालिफिकेशन का बेसिस है वही कुछ एक पॉइंट्स उसी में से हट करके डिस्क्वालिफिकेशन का बेसिस बन जाएगा। लैंग्वेज देखते हैं क्या बता रहा है। इफ ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इधर अंडर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपने देखा था यहाँ क्वालिफिकेशन के 6 पॉइंट में क्या था बच्चों, ही शुड नॉट होल्ड, कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कोई है कि चुप चुपा के कर ले और वो पता चल जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सेम पॉइंट है, इसके कॉन्ट्रेरी नोट में है ये। क्वालिफिकेशन में बता रहा है नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफिकेशन में बता रहा है कि अगर हो गया तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े नेता क्यों नहीं हो। फाइन। However, the office of ministers and deputy ministers are not regarded as offices of profit for this purpose. अब देखो, there are category of ministers बच्चों। सबसे पहला आता है कैबिनेट मिनिस्टर। These are those minister who formulates law. Fine. इसके अंदर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। ये अतिरिक्त प्रभार है, एडिशनल अकाउंटेबिलिटी दी जाती है। सेम मिनिस्टर कैन बी अ डेप्यूटी इन सम पोर्टफोलियो एंड सेम मिनिस्टर कैन बी अ कैबिनेट मिनिस्टर इन सम पोर्टफोलियो। तो ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं की जाती है फाइन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में, ये आपका एक्सेप्शन है। बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपको घुमा करके पूछ सकते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। If he is of unsound mind and declared so by any competent court, unsound mind की बात की गई है आपके क्वालिफिकेशन के 7th पॉइंट में। देखो अनसाउंड माइंड है तो आपका क्वालिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप इलेक्ट हो गए हो किसी भी तरह से बच बुचा करके तो आपका ये जो सेकंड पॉइंट बोल रहा है इन डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आप पकड़े जाते हो तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो सकती है। इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब आपकी बैंकरप्सी साबित हो गई है, जो कि आपको क्वालिफिकेशन के 8 पॉइंट में था, आपके डिस्क्वालिफिकेशन के 3rd पॉइंट में है कि अगर आप इंसॉल्वेंट बैंकरप्ट प्रूफ हो चुके हो तो आपको अपनी कैंडिडेटशिप सरेंडर करनी पड़ेगी इन सिंपल सेंस। इफ ही हैज सीजेस टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, जो पहला पॉइंट था क्वालिफिकेशन का बच्चों, ये देखो पहला पॉइंट था ना आपका अंडर क्वालिफिकेशन सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो क्वालिफाइड है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपकी सिटीजनशिप चली जाती है तो सिटीजनशिप के साथ साथ आपकी एमपी की मेंबर की कैंडिडेटशिप भी कैंसिल हो जाती है। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट 5th पॉइंट इज इफ ही हैज बीन डिसक्वालिफाइड अंडर एनी लॉ मेड बाय इंडियन पार्लियामेंट, और इंडियन पार्लियामेंट में अगर कुछ ऐसे लॉज बन जाते हैं तो उस बेसिस पे आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। तो हमने देखा कि क्वालिफिकेशन अगर आप याद कर लेते हो तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जो भी बोल लो आपको साथ साथ भी याद हो जाती है, सेपरेट से याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आपका आ रहा है इन एडिशन टू द अबव डिस्क्वालिफिकेशन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है बेटा। इसमें सिटीजनशिप कैसे मिलेगा ये सब सारी चीज इसी एक्ट में बताई गई है। As amended from time to time further add on to the list of disqualification by its member of either house of parliament। अब पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ फर्दर पॉइंट्स भी ऐड किए गए हैं, लाइक वो सारे पॉइंट्स हैं। if he has been found guilty of certain election offenses or corrupt practices during election, ये बता रहा है बेटा कि आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कैंडिडेटशिप कैंसिल तब भी हो सकती है जब आप इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, मतलब जब इलेक्शन का प्रचार प्रसार आप कर रहे थे तो उस टाइम पे कुछ गलत काम तो आप नहीं कर रहे थे, कुछ माल प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे थे, ईवीएम को हैक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। ऐसी सब चीज में अगर आप पकड़े जाते हो उस टाइम पे भी आपकी कैंडिडेटशिप कैंसिल हो जाती है, क्योंकि माना जाता है कि आपने गलत ढंग से लोगों को धोखा दे करके लोगों के इंटरेस्ट का हनन करके आपने अपना कैंडिडेटशिप लिया है, विच डेमोक्रेसी नेवर अलाउज। सेकंड पॉइंट इज अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिससे कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं
if he has been sentenced to transportation or imprisonment for not less than 2 years। अगर आप एमपी बन गए हो और आप पे कोई केस हो जाता है और आपको सजा हो जाती है 2 साल से अधिक की, तब भी इन दैट केस ऑल्सो आपकी कैंडिडेटशिप कैंसिल हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। Third point is, if he has been found guilty in violating any law of land such as narcotics and custom act, dowry act or using cruelty towards women। औरतों पे अत्याचार करना, दहेज लेना और नारकोटिक्स और कस्टम एक्ट के तहत अगर आपको पकड़ा जाता है तो बिना कुछ कहे सुने आपकी कैंडिडेचर से सबसे पहले रद्द होगी। फाइन, ये कुछ एक पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट इज, it may be added here that no person can be a member of both the houses of parliament at one and the same time। मतलब both the houses of parliament मतलब कोई एक लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ मेंबर नहीं बन सकते। You cannot be a member of both the houses। मतलब आर्टिकल नंबर 81 में जो लोकसभा आते हैं और आर्टिकल नंबर 80 में जो राज्यसभा आते हैं, इन दोनों के मेंबर आप एक बार में वन एट अ टाइम नहीं हो सकते हैं, नॉट पॉसिबल है बच्चों। किसी भी कीमत पे आप एक ही हाउस को रिप्रेजेंट, एक बार में एक ही हाउस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक कि आप क्लास 10 और क्लास 9 में एक साथ नहीं पढ़ सकते हो, एक बार में एक ही क्लास में आप पढ़ सकते हो। इन सेम मैनर आप लोकसभा के मेंबर या राज्यसभा के मेंबर एक टाइम पे एक ही हाउस के मेंबर आप इलेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट इज टर्म। टर्म कितने, मतलब कितने साल के लिए लोग जाते हैं आपके लोकसभा में। जनरली 5 साल के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टी या आपके ग्रुप में जितने भी कोalition पार्टीज है अगर सपोर्ट नहीं करती है तो 5 साल से पहले भी आपकी सरकार गिर सकती है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप एक बार चुन लिए गए हो तो आपको 5 के 5 साल पूरे करने होंगे। हो सकता है आपके 3 दिन के बाद भी अगर आपकी कॉन्फिडेंस, पार्टी की कॉन्फिडेंस नहीं है तो 3 दिन के बाद भी आपकी सरकार गिर सकती है, 10 दिन के बाद भी गिर सकती है, 4.5 साल के बाद भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। इट मे बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट। और कौन हटाएगा, कौन डिसॉल्व करेगा? प्रेसिडेंट साहब ही डिसॉल्व करेंगे। एवरी इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इज बीन टेकन बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 52 में आते हैं प्रेसिडेंट साहब। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही ये करेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हमने बताया था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 74 प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। COM में लिखता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड है आपका प्राइम मिनिस्टर। इट्स जस्ट लाइक कि आपके क्लास है, आपके क्लास के क्लास टीचर है, तो प्रिंसिपल सर को अगर कोई भी चीज आपके क्लास के रिगार्डिंग में जाननी होगी तो वो सबसे पहले आपके क्लास टीचर को अप्रोच करेंगे, आप बच्चों को इंडिविजुअली अप्रोच नहीं करेंगे। राइट, उसी तरह ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आप अपने को मान लो और आपने क्लास टीचर को प्राइम मिनिस्टर मान लो, ताकि वो रिपोर्ट कर देंगे। ही इज द हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वर्किंग्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो आज के डेट में श्री नरेंद्र मोदी जी है। However, while a proclamation of emergency, जब इमरजेंसी आपातकाल, मैंने 3 आपातकाल बताया था लास्ट क्लास में, आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360, ये 3 इमरजेंसी अभी इंडिया में हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन 3 इमरजेंसी में अगर कुछ बातें होती है तो टेन्योर जो है टेन्योर एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, मतलब एक बार में एक ही साल के लिए बढ़ा सकते हैं। अगर वैसे एक साल के, जब आप एक साल रीच करने वाले होंगे, अगर फिर भी इमरजेंसी की जो समस्या है वो चलती रहेगी, तब आप फिर एक साल के अंतिम होते होते एक साल को बढ़ा सकते हो। आप एक ही बार में 2 साल या 3 साल के लिए नहीं बढ़ा सकते, एक एक साल करके बढ़ा सकते हो। फाइन, ये प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एट टाइम and not exceeding in any case beyond the period of 6 months after the proclamation of emergency has ceased to operate। और जिस दिन से आपकी इमरजेंसी खत्म होगी उस दिन के बाद 6 महीने के अंदर अंदर आपके कंट्री में फ्रेश इलेक्शन हो जाना चाहिए। यही आपका लास्ट लाइन बता रहा है। 6 months after the proclamation of emergency has ceased, मतलब फ्रीज हो गया है, खत्म हो गया है, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शन होनी ही होनी है। फाइन,
ये पेज सारा क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट इज, अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल सिस्टम के बारे में बताया गया है। लेजिस्लेटिव में कौन कौन आते हैं? आपके प्रेसिडेंट आते हैं, इनके आर्टिकल होते हैं 52। फिर पार्लियामेंट आता है, पार्लियामेंट आर्टिकल नंबर 79। राज्यसभा है बच्चों आर्टिकल नंबर 80, और लोकसभा है बच्चों आर्टिकल नंबर 81। ये सारे आपके लेजिस्लेटिव पावर्स में आते हैं। ध्यान से देख लो बुक में, आप लोगों के बुक में इम्प्रिंटेड है ये सारे। और जो थर्ड सेकंड ऑर्गन है वो है हमारा एग्जीक्यूटिव, जो इम्प्लीमेंट कराती है नियम और कानून को। उनके अंदर कौन से आते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसको आर्टिकल नंबर 74 से आप रिलेट कर लो। फाइन। उसके बाद है थर्ड, जो जुडिशियल सिस्टम था। तो देयर आर ऑल्सो फेडरेशंस, लाइक टीयर बटे हुए हैं। सबसे नीचे आता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। उसके बाद आता है हाई कोर्ट, जो कि स्टेट कैपिटल्स में फाइन होते हैं। एक स्टेट के लगभग लगभग एक ही हाई कोर्ट होता है। कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जो हाई कोर्ट शेयर करते हैं, लाइक चंडीगढ़ आपके। फिर कोलकाता हाई कोर्ट भी अंडमान निकोबार के साथ शेयर करती है, और ऐसे बहुत सारे हैं। पौंडीचेरी में ले लो, आपकी तमिलनाडु हाई कोर्ट शेयर करती है। तो कुछ एक ऐसे हाई कोर्ट्स है बच्चों जो कि दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट्स के साथ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी प्रोसीडिंग्स है कोर्ट्स के, वो शेयर करती है। एंड द एपेक्स कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। फाइन। ये कोर्ट सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई कोर्ट हमारे इंडिया में अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है। फाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पीकर के बारे में, जो कि आपके आर्टिकल नंबर 93 में गिवन है। कुछ एक आर्टिकल्स है, मैं इतनी बार आपको आर्टिकल्स बताऊंगा कि आपको ध्यान में हो जाएगा, अगर आप रिलीजियसली पूरे मन से इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। After the general election are over and the Lok Sabha is duly constituted with a notification by Election Commission, the first task of the Lok Sabha is to elect its chairman and vice chairman, popularly known as Speaker and Deputy Speaker, respectively. Deputy Speaker acts as a speaker when the latter is not present. अब देखो बच्चों क्या होता है कि जैसे एक जनरल इलेक्शन हो गया, पार्टीज जीत करके आई। अब जो पार्टी जीत करके आई है, उनका सबसे पहला काम होता है कि लोकसभा जो हाउस होता है, उनके एक लीडर को चुनना, जिनको हम लोग स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने सारे एमपीज बैठे हुए हैं, ऑल दीज आर एमपीज। इनको लीड करने के लिए, एक मेंबर इन्हीं में से चुना जाता है, जिनको कि स्पीकर बोलते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इनका क्या काम होता है? ये जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, इनको टेक केयर करना, मतलब वोटिंग कराना, आपके हाउस के डेकोरम को मेंटेन करना, और जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, इनको देख रेख करना। तो एक तो स्पीकर होता है, और इनके नीचे होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। ये स्पीकर आपके एब्सेंस में काम करते हैं, और इन केस यदि स्पीकर को रिजाइन देना होता है, रेजिग्नेशन फॉरवर्ड करना होता है, तो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, और अगर डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देना है तो ये स्पीकर को देंगे। इट गोज वाइस वर्सा इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। फाइन। अभी है हिज और हर इलेक्शन, इनके बारे में बात कर रहे हैं। स्पीकर, the speaker of Lok Sabha is elected soon after the newly elected Lok Sabha meets for the first time। जब पहली मीटिंग होती है फ्रेश इलेक्शन के बाद, मैंने बताया पहला काम होता है आपका स्पीकर इलेक्ट करना, उस पर्टिकुलर हॉल के स्पीकर को इलेक्ट करना। टिल अ न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड, द स्पीकर ऑफ द प्रीसीडिंग, मतलब पिछला लोकसभा, प्रिसाइड्स ओवर इट्स सेशंस। मतलब कि जब तक फ्रेश इलेक्शन ना होकर के स्पीकर इलेक्ट नहीं हो जाती है, वो चेयर, जो स्पीकर का चेयर है, वो कभी भी खाली नहीं रहता है। तो जब तक फ्रेश इलेक्टेड स्पीकर्स नहीं आ जाते हैं, तब तक जो पिछले लोकसभा में जो इलेक्टेड स्पीकर्स थे, वो अपना कार्यभार संभालेंगे, और जैसे ही नए स्पीकर्स आप आ जाते हैं, ये अपना कार्यभार इनको सौंप करके वो चले जाते हैं। दे आर आउट ऑफ द हाउस। The Indian Constitution provides that when the House is dissolved, the Speaker shall not vacate his office। और इन केस 5 साल के पहले अगर हाउस डिसॉल्व हो जाती है, मतलब सरकार गिर जाती है, तो सारे एमपीज आउट ऑफ
ऑल हो जाएंगे, बट स्पीकर इज द ओनली एमिनेंट पर्सनैलिटी जो कि वहां पे प्रेजेंट रहेंगे जब तक कि फर्स्ट स्पीकर साहब नहीं आ जाते हैं. फाइन. ही रिमेन्स इन द ऑफिस टिल द न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड बाय न्यू लोक सभा इन इट्स फर्स्ट मीटिंग. The Speaker as well as the Deputy Speaker are elected by the Lok Sabha from among its members. Normally, the Speaker is elected for 5 years. Generally, election में स्पीकर्स का जो इलेक्शन होता है वो 5 सालों तक पहले होता है. ठीक है बच्चों. और हाउस डिसॉल्व होने से स्पीकर के पोजीशन को कोई हैम्पर नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आपके नए स्पीकर जब तक नहीं आ जाते. मार्क दिस पॉइंट बेटा. अब है हिज रिमूवल. अब इनकी रिमूवल कैसे होती है? The speaker can resign his post on health ground, health के ground पे हटा सकते हैं, और on the grounds by submitting a letter of resignation to deputy speaker. मैंने यहाँ बताया कि अगर स्पीकर साहब को लग रहा है कि वो उस पोस्ट को ठीक तरह से टैकल नहीं कर पा रहे या उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर मतलब अपने सबऑर्डिनेट को दे देंगे. स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को देंगे और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को देंगे. इट गोज वाइस वर्सा. ही कैन आल्सो बी रिमूव्ड बाय लोक सभा इफ अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर पास अ रेजोल्यूशन टू इट्स इफेक्ट. मेजॉरिटी ऑफ मेंबर एक साथ मिलकर, मेजॉरिटी एवरीवेयर प्लेज रोल इन डेमोक्रेसी. और 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है स्पीकर को हटाने के लिए. ऐसा नहीं कि आज मन किया जाकर के स्पीकर साहब को बोले भैया आपका काम खत्म हट जाइए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ये खेल नहीं चल रहा है. फाइन. 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है कि आपसे प्रॉब्लम है, फिर वोटिंग होगी, फिर पूरी हाउस अग्री होगी. इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. फाइन. तो 14 दिन पहले आपको प्रायर नोटिस देना होगा स्पीकर के लिए. ड्यूरिंग दिस पीरियड द डेप्यूटी स्पीकर शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग. और इस टाइम 14 दिन का जो नोटिस पीरियड रहेगा उस टाइम पे डेप्यूटी स्पीकर पावर पे कार्यरत रहेंगे. फाइन. अब क्या क्या पावर्स है स्पीकर के पास? आज के लिए लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर पढ़ के आज की पढ़ाई हमारी समाप्त हो जाएगी. तो लेट्स फोकस ऑन आवर लास्ट टॉपिक, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर. वेरियस पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर. अब क्या क्या पावर्स है? प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस मतलब जो भी कार्यभार चल रहा है, प्रोसीडिंग्स है, हाउस के प्रोसीडिंग्स को टेक केयर करते हैं कौन? स्पीकर टेक केयर करते हैं. He or she presides over the meeting of the house. He allows time for discussion. जो डिस्कशन होती है बिल्स को लेकर के, एक्ट्स को लेकर के, या कुछ समाज में कुछ ऐसे नियम कानून या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कब इस चीज पर डिस्कस करना है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्पीकर. ऑल स्पीचेस एंड रिमार्क्स आर एड्रेस्ड टू द स्पीकर. मतलब आप अगर कुछ भी बोल रहे हो तो आपको स्पीकर साहब को एड्रेस करना होगा. आपको किसी पर्टिकुलर मेंबर के बारे में भी बोलना है तो आपको स्पीकर को एड्रेस करते हुए बोलना होगा कि स्पीकर मुझे ऐसे 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 बात है. तो आप डायरेक्टली इंडिविजुअली जैसे हम आप इनफॉर्मल वे में बात करते हैं, इन दैट वे नो वन टॉक्स इन द पार्लियामेंट हाउस. एवरीवन टॉक्स कीपिंग इन माइंड दैट दे हैव टू एड्रेस द स्पीकर. The speaker has the final say regarding all rules and proceedings of the house. और स्पीकर के बाद इट्स लाइक एन एडम्स लाइन. स्पीकर की बात ही मानी जाती है, सर्वोपरि मानी जाती है. और हाँ, लोकसभा में स्पीकर की पोजीशन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ऊपर होती है. ये बात भी ध्यान रखना. A bill passed by house are signed by the speaker before they are sent to the upper house or to the president. अब जो भी बिल है वो अगर पास होती है तो सबसे पहले स्पीकर उसमें अपना सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा फाइनल सिग्नेचर करने के लिए. और फाइनल सिग्नेचर आपका अगर प्रेसिडेंट साहब का हो गया तो बिल बिकम्स एन एक्ट. बिल एक्ट बन जाता है और वो एक्ट लागू होने के लिए रेडी होती है. और एक्ट को लागू कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव्स. द स्पीकर decides the admissibility of all resolution, bills, questions and motions. He can adjourn the meeting of Lok Sabha. Adjourn मतलब temporary suspend कर सकते हैं meetings को. Fine. कौन कर सकते हैं? स्पीकर साहब कभी भी मीटिंग्स को टेम्पररी सस्पेंड कर सकते हैं. ही हैज दैट अथॉरिटी. अब आते हैं फिफ्थ पावर में आते हैं इसके. ही एडमिट्स इंपॉर्टेंट मोशंस.
दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन और एडजस्टमेंट मोशन एंड अदर मोशन। हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ मोशंस एंड दोज आर टेकन केयर बाय स्पीकर। अभी के लिए आप इतना ही जान लो कि जितने तरह के मोशन, जितने तरह की गतिविधियां आपके पार्लियामेंट हाउस में होती है, वो सारे टेक केयर करते हैं और वो सारा अकाउंटेबल होता है हमारे स्पीकर साहब के पास, जो कि आर्टिकल नंबर 93 में मेंशन्ड है अबाउट स्पीकर। He calls for vote on bill, resolutions and motions. He announces the result. The speaker himself votes in case of a tie. जब वोटिंग होती है ना बिल पे, तो स्पीकर साहब भी डिसाइड करते हैं कि हु विंस द मेजॉरिटी, कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में है, हु इज फॉर द मोशन एंड हु इज अगेंस्ट द मोशन। इट्स लाइक अगर कोई भी बिल है, मान के चलो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 लोग, राइट, 100 लोग में बिल पे 50 और 50 का टाई हो गया है, बिल अटक गया, बिल पास नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी ऑलवेज टॉक्स अबाउट मेजॉरिटी, चाहे वो एक से ही क्यों ना बढ़ के हो, फाइन। तो अभी 50-50 है यहाँ पे, तो एक वोट डिसाइड कर देगा ये बिल एक्ट बनेगा, ये बिल एक्ट नहीं बनेगा। Who is that authority who decides over this thing? The speaker is the authority. Speaker is the authority who gives the deciding vote, या इसको कास्टिंग वोट भी बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म में। फाइन, अगर स्पीकर किसी भी, अगर ये फॉर द मोशन है, ये अगेंस्ट द मोशन, अगर स्पीकर साहब इधर वोट दे दिए तो बिल एक्ट बन जाएगी, और इधर दे दिए तो बिल बिल ही रह जाएगी। फाइन, एंड इट इज कंसिडर्ड एज द कास्टिंग वोट। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। द स्पीकर रिसीव्स, sorry, the speaker decides whether a particular bill is a money bill or not. अब डिसाइड करते हैं स्पीकर कि ये मनी बिल है, कोई भी बिल मनी बिल है या जनरल पर्पस बिल है। मनी बिल का आर्टिकल याद रखना बेटा, आर्टिकल नंबर 110। और मनी बिल हर वो बिल है जिसमें पैसे की बात हो, और पैसे की बात जिसमें नहीं होती है दैट कम्स अंडर जनरल बिल। और मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा में ये इंक्लूड नहीं हो सकता है कभी भी, इन एनी केस। मनी बिल के पास के लिए स्पेशल पावर है हमारे लोकसभा के पास। He adjourns the house if it lacks quorum. What is this quorum? Quorum is minimum members required to execute the thing. जो मिनिमम, जो बेयर मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होते हैं आपके किसी भी प्रोसीडिंग्स को फर्दर स्मूथ रनिंग के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, मान के चलो 50 लोग हैं, ठीक है, इसमें से बोला गया कि चलो 10 लोग भी आ जाएंगे तो काम हमारी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि 50 के 50 आने ही आने हैं, 10 लोग आएंगे तो काम बन जाएगी, तो 10 बिकम्स कोरम। फाइन, ये 10 आपका कोरम बन जाता है। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। द स्पीकर रिसीव्स ऑल डॉक्यूमेंट्स, लेटर एंड पिटीशन इन द हाउस। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिसीव करते हैं कौन? स्पीकर साहब। मतलब हमने पढ़ा भी था लास्ट टाइम, लास्ट टॉपिक में, कि जो भी आपके एड्रेस की जाती है, स्पीकर पे एड्रेस की जाती है, स्पीकर साहब के लिए एड्रेस की जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है हाउस में जो भी लेटर्स आएंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे विद वेरियस ऑफिसेस, जितने भी इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस ऑफिसेस से लेटर्स आती है पार्लियामेंट हाउस में, वो आपको स्पीकर साहब को एड्रेस पे आए। फाइन, he communicates the decision of the house to concerned person or authority। और जो भी प्रॉब्लम है प्राइवेट मेंबर से या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तो वो एड्रेस करेंगे आपके स्पीकर साहब। ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में। फाइन, he controls and regulates the admission of visitor and press respondent or to the media to the gallery of the house। और ये रेगुलेट करते हैं मेंबर ऑफ प्रेस, लाइक मीडिया वाले जो रहते हैं या कोई इंटरव्यू लेने आते हैं, एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय स्पीकर। अब है आपका डिसिप्लिनरी पावर। डिसिप्लिनरी पावर मतलब
अनुशासन भी देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, उस हाउस की पूरी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, तो he takes care of everything, just like your class teacher. He takes care of your everything, your attendance, your academics, your discipline. In the similar manner, the speaker of the house takes care of everything, including the disciplinary power. What are the disciplinary power? We'll get into the thing. The speaker maintains order and decorum of the house. Decorum मतलब जो भी आपका माहौल बनता है वो बना करके रखते हैं स्पीकर साहब. He can suspend a member in case of misconduct. कोई अगर मिसबिहेव कर रहा है तो स्पीकर साहब के पास इतना पावर है बच्चों कि उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उसको आउट ऑफ हाउस कर सकते हैं. He has that power. In case of disorder or unruly behavior by a group of member, he can adjourn the house. Adjourn the house. अगर स्पीकर साहब को लग रहा है कि माहौल बहुत खराब हो चुका है, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है, या it is not going in a good way, स्पीकर कैन एडजर्न. एडजर्न मतलब टेम्पोररी सस्पेंड कर सकते हैं हाउस को 1 घंटे 2 घंटे के लिए, ताकि माहौल एक प्रॉपर पॉजिटिव टेम्परामेंट बना रहे पार्लियामेंट हाउस में. क्योंकि एक हाउस की प्रोसीडिंग्स के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं, पैसे तो खर्च होते ही है बच्चों, समय भी जाता है. फाइन. If words used by a member are obscene or indecent or unparliamentary, the speaker may order such words to be expelled from the proceedings of the house. और ऐसा नहीं है कि आप पार्लियामेंट हाउस में हैं तो आप किसी भी भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं. नो, देयर आर सर्टेन वर्ड्स व्हिच हैज नॉट बीन यूज्ड, व्हिच शुड नॉट बी यूज्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा, और अगर आप यूज करते हैं तो इट बिकम्स अ कंटेम्प्ट फॉर द लोकसभा. वो एक वायलेटिंग नॉर्म्स में आ जाती है और फिर आपके प्रति एक्शन ली जाती है, लीगल एक्शन ली जाती है. तो इफ यू आर in a parliament house, you should behave like a civilized one. Right? It is expected from we Indians that we should behave like a civilized person in the honorable house of parliament. He has a final say regarding a case or matter relating to breach of privileges or contempt of the house. कुछ भी अगर breach of privilege या कुछ भी problems आती है तो स्पीकर साहब का जो डिसीजन है वो फाइनल, फुल एंड फाइनल माना जाता है, उसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते. The decision of the speaker is final with regard to the question whether a member stands disqualified under anti-defection law. Anti-defection law मतलब दल बदल कानून, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसको आपकी इसी चैप्टर के टॉपिक्स में है. इट्स लाइक अगर एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर कोई मेंबर पकड़ा जाता है तो स्पीकर साहब के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं. तो लेट्स एंड द टॉपिक फॉर हियर. आज यहीं तक पढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है. आपके पास अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करके आप मुझे वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं. फाइन बच्चों, थैंक यू. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विद अरमान करियर इंस्टीट्यूट.